वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज का हमारा टॉपिक पछतावे को लेके, यानी रिग्रेट्स। ज़िंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं और कई इसके ऊपर रिसर्चेस की गई हैं। लोगों से पूछा गया कि जब उनका आखिरी वक्त आ जाता है, बिस्तर मर्ग पे होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स को जमा किया गया सर्वे में, तो उनसे पूछा गया कि इस वक्त आपके जहन में क्या पछतावे हैं, क्या रिग्रेट्स हैं। कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि मैंने फ़लाना काम अटैम्प्ट किया था और उसमें मैं नाकाम हो गया। हमेशा जो रिग्रेट्स होते हैं वो इस तरह के खौफ और अभाम के हवाले से होते हैं जिसने आपको कोई काम करने से रोका, जहां आपने ज़िंदगी में कोई चांस नहीं लिया। तो हम अक्सर कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, ये काम करें ना करें, लेकिन जब आप अपने आप को रोक देते हैं और वो वक्त गुजर जाता है तो वो काश, वो अगर, वो मगर, वो बहुत तकलीफ़ देती है। लेकिन जी आज प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे, खुसूसन इसका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी जोड़ेंगे कि अक्सर हम जब दुआ कर रहे होते हैं तो अपने गुजरे हुए वक्त को याद करके कहते हैं कि काश मैंने ये ना किया होता। क्या इस्तग़फ़ार करने के लिए, अल्लाह का रहम तलब करने के लिए रियल जेन्युइन पछतावा होना, पशेमानी होना ये ज़रूरी है या नहीं, या हम एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखते हुए सिर्फ आगे बढ़ते हुए इन चीज़ों को पसे पुश डाल सकते हैं। आज हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है जी, ज़रा आपको उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जिनको माइंड साइंसेस से रिलेट अगर पाकिस्तान में किया जाए तो ही ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ वैल्यू। चाहे रेकी की बात की जाए, योगा की बात की जाए, अपने जहन पे, अपने ख्यालात पे काबू रखना और जो नेगेटिविटी का एक साइकिल होता है उसको ब्रेक करके अपने जहन को ट्रेन करना कि आप बेहतर सोच सकें, पॉजिटिव सोच सकें। उसको एक तरह से हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि इस फील्ड के ऑलमोस्ट द फ्लैग बेयरर ऑफ दिस फील्ड इन पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं अ वेरी एबल डॉक्टर जिनको हम ज़्यादातर तकलीफ़ देते हैं न्यूट्रिशन एंड फिटनेस रिलेटेड मामलात में, बट नाउ शी इज़ ऑल्सो अ ट्रेंड एस्थेटिशियन। तो एस्थेटिक्स पे भी बात होगी, स्टेम सेल्स पे भी बात होगी, और जो आपकी क्वेरीज़ रहती हैं कि जी पछतावा सिदरा ये भी होता है, फ्रिज में रखा हुआ वो जो आखिरी केक का पीस था, बहुत सोचा था नहीं खाएंगे लेकिन खा लिया और किसी अजीब से टाइम पे खाया जो सहरी और डिनर के बीच का था। तो ऐसे पछतावों पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम अरीज, क्या हाल है आपके, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? अच्छे, अल्लाह का शुक्र है। आप परेशान हो गई मेरे सवाल से लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। अच्छा जी, जल्दी से आपको किचन का रुख भी दिखाते ताकि पता चले आज पक क्या रहा है, क्योंकि अगर लेट हो जाते हैं और वक्त गुजर जाता है तो इसका भी पछतावा होता है कि ज़रा जल्दी शुरुआत कर ली होती तो रेसिपी टाइम पे बन जाती। हमारे साथ हमेशा की तरह किचन में मौजूद हैं सलमा ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हैं आप और क्या बना रही हैं? बहुत अच्छी हूँ और केसरिया बना रही हूँ टोटिया के साथ, वीट टोटिया के साथ। क्या बात हुई, अपने मुंह अपनी तारीफ। बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत अच्छी हूँ हाँ जी। मतलब मिजाजन भी अच्छी और माहौल भी अच्छा, रोज़ा बड़ा अच्छा जा रहा है, तो इसलिए मैं गुरूर नहीं कराया कभी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात। और इसके साथ हम बना रहे हैं चिकन के समोसे। जबरदस्त। अच्छा, पहला वाला नाम क्या था, वो क्या आपने क्या कहा, पहले क्या बन रहा है? केसरिया। ये क्या है? हम क्रेप्स के साथ बनाते हैं। मेरे पास टोटियास हैं और मैंने वीट यूज़ किए हैं। आप लोग भी करें क्योंकि सारे के सारे हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और अफ्तार के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं चाह रही थी ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ज़बरदस्त इसके अंदर चीज़ वीज़ काफ़ी फुल प्लानिंग के साथ आई हुई है। इसमें हम कॉर्न्स डाल रहे हैं फ्रोज़न, और चीज़ होगी रेड चेडर चीज़ हमारे साथ होगी, तो वो हमने डालने। लेकिन ये है कि थोड़ी सी ये हो गया, मुझे कीमा मिला है तो आप लोग इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बोथ इसमें है इंग्रेडिएंट्स। ज़बरदस्त हो गई ये तैयारी। अच्छा जी, वापस आते हैं और एक आपको बात बताते चलें कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे पास एक ख़ास डाइट प्लान भी है, वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि रमज़ान एंड फिटनेस रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन बिफोर वी प्ले दैट रिपोर्ट फॉर यू अरीज, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगता है? लोग कह रहे हैं कि अब चौथा रमज़ान है, a lot of people are feeling very low on energy, यानी रोज़ा खोलने के बाद भी जो लगता है कि भाई मीठा भी खा लिया, चाय भी पी ली, लेकिन एनर्जी नहीं आ रही है। क्या कहेंगे उनको? एक तो आजकल ना, क्योंकि गर्मी के रोज़े हैं, ठीक, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी हाइड्रेशन ख़राब हो जाती है। वी गो फॉर स्वीट ड्रिंक्स, मीठा खा लेते हैं, कार्ब्स भी ले लेते हैं, फ्राइड आइटम्स भी खा लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स कहीं बैलेंस नहीं होते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या लेते हैं?
कोई हम लोग सॉल्ट इनटेक हमारा क्या उसे पकोड़े समोसों में होता है ना, लेकिन प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यू नीड रेशो, जिसमें आप जैसे घर में अगर लेमनेड बनाए ना उसमें सॉल्ट डाल दें, थोड़ी सी शक्कर डाल दें, तो फिर भी आपका कुछ बैलेंस हो जाएगा। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत लो हो जाता है। अच्छा, अगर हम सुन्नत नबी को देखते हैं अरीश, तो अक्सर कहा जाता है नमक से, पानी से या फिर खजूर से मसनून तरीका ये कि इनसे रोज़ा खोला जाए। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें ना हों और वैसे ही फॉर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, क्या रोज़ा खोला जाए किसी मीठी चीज़ से, कार्बोहाइड्रेट से, शरबत से, किस तरह खोला ये जैसे लेमनेड मैं बता रही हूँ, या नारियल पानी होता है उससे खोल देना चाहिए। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे और आपकी नेचुरल शुगर्स भी पूरी हो जाएंगी। फल का शरबत निकाल लें, फ्रूट स्मूदीज बना लें, वो ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। खजूर का कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि खजूर बहुत मिनरल रिच होती है, इलेक्ट्रोलाइट रिच होती है, तो अगर आप वो खाते हैं तो आपको एक बूस्ट मिल जाता है ज़बरदस्त। तो वो आप मतलब कि उसके अंदर साइंस भी है ना, आप सिर्फ ये सुन्नत की वजह से नहीं, साइंस भी अगर देखते हैं, जो लोग लॉजिकल हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं तो उसमें लॉजिक भी है, तो इस वजह से खजूर का कॉन्सेप्ट तो बहुत विजडम है जी। तमाम ही तिब्ब नबी और सीरत तैयबा से मुंसलिक चीज़ों में, इस बात में कोई शक नहीं हो सकता। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसमें बात की जा रही है कि ओवरऑल हमारा रमज़ान में डाइट प्लान, हमारा आउटलुक टू कंजम्पशन ऑफ फूड क्या होना चाहिए। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब अली, वी आर बैक। और एक अच्छी पुटकी, यानी हर दफ़ा ये टिप्स तो देते हैं, कुछ लोग वाकई बड़े ब्लेस्ड होते हैं कि उनका वज़न यकायक कम हो जाता है, वो ज़्यादा फिट हो जाते हैं। और अगर आप वाकई इन उसूलों की पाबंदी करें एंड ऑफ कोर्स आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बने, तो ये आपके पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके, रीवैम्प करके आपको डिटॉक्स कर देता है, माइंड, बॉडी एंड सोल, एंड दैट शुड बी आवर इंटेंशन फॉर रमज़ान। हमारे साथ पहले कॉलर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? और आपकी आवाज़ अगर स्टूडियो में थोड़ी सी ऊंची कर दी जाए प्लीज़। जी, मैं अरूज फ्रॉम इस्लामाबाद आई एम टॉकिंग। जी जी अरूज, क्या कहेंगी? मैंने ये बताना था कि मैं रोजा रखती हूँ, मुझे बहुत प्यास लगती है। ओके, तो कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसी रेसिपी बताएं कि जिससे मुझे प्यास ना लगे। अरूज, बिल्कुल हम इसके लिए आपको कुछ टिप्स देते हैं, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि इफ्तार से लेके फिर सहरी तक आपका वाटर इनटेक कैसा है। उस वक्त आपने पानी का अच्छा इस्तेमाल करना है, लेकिन टिप्स अभी हम लेते हैं, आप प्रोग्राम देखती रहिए। अरीज, क्या कहेंगी? एनी टिप्स फॉर हर? अच्छा, एक तो हम लोग वही बात है कि हम जब सहरी ख़त्म होने वाली होती है ना, तो गल्प डाउन करते हैं 3-4 ग्लास जो वेस्ट हो जाते हैं हमारे, तो वही थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। सॉल्ट भी, इलेक्ट्रोलाइट्स की जैसे बात की, इलायची थोड़ी यूज़ करें, उससे आपकी थर्स्ट कंट्रोल होती है। चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करें, जितनी कैफिनेटेड ड्रिंक्स होती हैं हमें डिहाइड्रेट करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने बात नहीं की यहाँ पे, जैसे अक्सर हम कहते हैं कि वैसे तो इतनी गर्मी है, लोग फ़िश नहीं खा रहे, लेकिन कई ग़िज़ाएँ भी ऐसी होती हैं जिसको अगर आपने सहरी में इस्तेमाल किया तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। हाँ, वो जो वही बात है कि जो आपको डिहाइड्रेट करें ना चीज़ें, वो जैसे नट्स वगैरह आप नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा नट्स नहीं लें, बहुत ऑयली स्पाइसी फूड्स ना लें, ये चीज़ें अवॉइड करें सहरी में। जैसे सहरी में प्लीज़ आपका जितना भी दिल चाहे चटखारे का, प्लीज़ अचार मत खाइए, एक तो आपकी तबीयत भी ख़राब होगी और उसके बाद आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। बैंगन का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। सो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू ईटिंग। लेकिन डॉक्टर मुईज़, कमिंग टू आवर टॉपिक एट हैंड टुडे, मुझे बताइए कि पछतावे के हवाले से एक स्टडी तो मैंने बताई कि जो चांसेस आप ज़िंदगी में नहीं लेते उनका लोगों को पछतावा रह जाता है। आपकी स्टडी में आपसे जितने क्लाइंट्स और आपके स्टूडेंट्स इंटरैक्ट करते हैं, बड़े बड़े ज़िंदगी के पछतावे क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं एक टेक्निक बता दूं प्यास की। अच्छा, ये एक योगिक ब्रीदिंग टेक्निक है, इसे शीताली कहते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप ज़बान को रोल करें ट्यूब की तरह, देखें मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से सांस लें। दस से 15 मरतबा करेंगे, आपकी प्यास बुझ जाएगी। ट्राई कर लें, अभी पता चलेगा। तो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। अब हम आते हैं पछतावा। देखें, पहली तो चीज़ ये कि ज़िंदगी में पछतावे की बहुत सारी इक़साम है। कुछ पछतावे उस वजह से होते हैं कि आप मजबूर थे, आपके इख्तियार में नहीं था। मसलन आपको किसी के साथ शादी करनी थी, माँ बाप ने कहा ख़बरदार ये नहीं होगा, मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। अब आपने माँ बाप की बात मानी, आपने शादी कर ली, आपका घर बस गया, मगर ज़िंदगी में शायद आपको ये अफसोस हो। जो एक पछतावा होता है जिसमें अफसोस नहीं होता, जिसको रिमोर्स कहते हैं। अगर पछतावे में रिमोर्स हो, अफसोस हो, तो वो पछतावे की किस्म और होगी। और एक पछतावा ये होता है गुस्सा, काश मैं उसको भी मारता, काश मैं उसके साथ भी नुकसान, वो होता है गुस्से के साथ इंतकामन। पछतावा
ज़रूरी इसलिए ज़िंदगी में कि अगर आपकी ज़िंदगी में पछतावा ना हो तो आपका ज़मीर मुर्दा होगी। बिल्कुल। ये एक अलार्म की तरह है, अलार्म बेल की तरह है कि जो आपको याद दिलाता है कि आपने ज़िंदगी में गलती की है या आपको ये नहीं करनी, रिपीट नहीं करनी। तो मेरे ख्याल में पछतावे, डेथ बेड पे बहुत सारे लोगों से जब बात की तो पछतावे और होते हैं। यंग कपल से बात करो, पछतावे होते हैं। जो एक बडिंग किस्म का एग्जीक्यूटिव है जो आगे बढ़ना चाहता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उससे पूछो, उसके पछतावे और होते हैं। कुछ लड़कियां होती है जो बड़ी ख्वाब लेके निकली थी कि MBBS डॉक्टर करेंगे, शादी के बाद ससुर ने और सास ने कहा घर में बैठो। अब उनको वो पछतावा कि हमने क्यों MBBS किया, ये मेहनत की। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, मगर मैं पर्सनली समझता हूँ कि पछतावा होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर मोइज़, इसको हम मकाफ़ात अमल से कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि आज जब हम बात करते हैं कि कोई आपके साथ अच्छाई करे तो उसके साथ भी अच्छा होता है, किसी ने आपके साथ बुराई की तो हम अक्सर कहते हैं ना कि खुदा पे छोड़ दो, खुदा के लिए माफ़ कर दो, वो खुद ही उसको नहीं। और जो पछतावे होते हैं, जो आपको गिल्ट आता है, या अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो आप फ़ौरन सोचते हैं कि यार मैंने शायद किसी के साथ कुछ गड़बड़ की थी। तो रिग्रेट और मकाफ़ात अमल, इसका आपस में क्या कनेक्शन है? पछतावा बाय इटसेल्फ एक रॉ मटेरियल है। अब उसके साथ गिल्ट हो, गुस्सा हो, अफसोस हो, रिमोर्स हो, ये अलग अलग कैफियत है। अगर किसी पछतावे के साथ गिल्ट है तो वो आपको हेल्प ये करता है कि जो मकाफात अमल है, जो कर्मा बन रहा है, वो कर्मा रोका जा सकता है या उसे नरम कर दिया जाता है, सबड्यूट किया जाता है। तो पछतावा अगर एहसास जुर्म के साथ हो तो बहुत अच्छा। इंसान कुछ करता है, अफसोस हुआ, तकलीफ हुई, एहसास हुआ, अच्छा कोई अमल ऐसा किया, ऐसा एक्शन किया कि जिससे वो जो रद्द अमल है, एक्शन का रिएक्शन, वो रुक जाए। इसमें कई दफ़ा उठ के लोग माफ़ी मांगते जाके, लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं जिनके साथ उन्होंने ज़्यादती की है, अंडू करने की कोशिश करते हैं जो चीज़ उन्होंने की है। तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पछतावा रहना नहीं चाहिए। यानी पछतावा एक अलार्म बेल की तरह है। एकदम से मुझे एहसास हुआ है काश ये किया, काश मैं ना करता, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इन अदर वर्ड्स इट्स अ प्रॉम्प्ट फॉर एक्शन। action. यानी अलार्म बेल बजी है, एक रिमाइंडर कॉल आया है, एक अलार्म बेल बजी है और उसके बाद आपने कुछ करना है। अगर आप सिर्फ पछता रहे हैं बैठ के तो ना आपका कोई फ़ायदा हो रहा है ना अगले का कोई फ़ायदा हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरह हम हमेशा कहते हैं दिलों को नरम करने की हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे दिल में सख्ती ना लेके आना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना एहसास नदामत भी है, ये भी पता है कि उन्होंने कुछ ज़्यादती की है, किसी और के साथ कुछ गलती की है, लेकिन अपनी गलती को रेक्टिफाई नहीं करते। अरे जिस पे क्या कहेंगी? और ये मेरे ख्याल में अपने साथ लाइफस्टाइल में ज़्यादा करते हैं। लाइफस्टाइल में भी होता है, एडमिशन नहीं होता पहले एक्चुअली। वो जो आप होती है ना पछतावा, बस ये होता है कि कुछ गलत किया, लेकिन वो कहाँ पे किस पॉइंट पे किया उसको एडमिट नहीं कर रहे होते। जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे कुछ नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते ना। एडमिट कर भी रहे हो, जैसे आप हस्बैंड एंड वाइफ में देखें हैं, अक्सर हस्बैंड्स के लिए या हमारे यहाँ जो एक पेट्रियार्कल निज़ाम में एक मर्द का एक अपना एक रवैया है या समाजी रवैया है हमारा, हम कहते हैं चलो गलती हो गई है, वो माफ़ी थोड़ी मांगेगा, बस एहसास ही हो गया, ये काफ़ी है। एहसास ही बहुत, हाँ ये भी बहुत होता है, लेकिन उसमें फिर इम्प्रूवमेंट नहीं है ना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यू नीड टू एक्चुअली एक्सेप्ट दैट मिस्टेक एंड मूव ऑन। फिर तो उसके लिए पहला स्टेप तो यही है कि आपने जहाँ पे जिससे ज़्यादती की है या गलती हुई आपकी, उसको सही करें, माफ़ी जाके मांगें, या अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी किसी के साथ हेल्प करने की या किसी के साथ बुराई होगी, उसको सही करें, पहले दुरुस्त करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट स्टेप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप जहाँ हैं आप वहीं मुंजमद हो जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बड़े बड़े रिग्रेट्स क्या हैं जी? लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। आप बाय द वे यू कैन सेंड मी योर कमेंट्स ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल एज माय फेसबुक। लोगों ने कहा जी रेजिग्नेशन, कभी कभार गुस्से में अच्छी भली नौकरी से रिज़ाइन कर देते हैं, बाद में पछतावा होता है, दूसरी नौकरी नहीं मिल रही होती। इसके अलावा आइडियल की तलाश, कई रिश्ते इस बुनियाद पे कबूल किए जाते हैं कि मेरे आइडियल से बहुत करीब तरीन है, बाद में पता चलता है कि वो जो पैकेज था वो आइडियल पैकेज नहीं था। इसके अलावा जी लोग डिवोर्स की बात कर रहे हैं कि अक्सर गुस्से में आके जब रिश्ता ख़त्म कर दिया जाता है, बात तलाक तक पहुंचती है, इसका भी रिग्रेट रहता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आजकल जब लोग बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने ये भी लिख के भेजा है कि वी स्टार्टेड द फैमिली लेट, यानी हमने अपनी फैमिली को बढ़ाना, बच्चों का जो डिसीजन था वो काफ़ी लेट कर लिया। ये कुछ रिग्रेट्स हैं जी, इन पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और आप लोगों में से कई ने सवाल किया था, एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ जी। दिस मॉडेस्ट फैशन कैप्सूल वार्डरोब जो मैं पहन रही हूँ थ्रू आउट दिस मंथ इज़ बाय आइज़ाज़ क्रिएशन एंड RHK। आज मैंने आइज़ा के कपड़े पहने हुए हैं बिकॉज आई लाइक दीज ठंडे ठंडे कलर्स एंड आई थिंक रमज़ान में और ख़ास तौर पर गर्मियों में इसी तरह के कलर्स चलते हैं। ज़रा किचन का रुख करते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी है। अच्छा जी, मैं लोगों को बताती चलूँ, हमने बड़ा जल्दी से आपसे बात की थी, तो ये आज सबसे पहली जो डिश बन रही है इट्स अ मैक्सिकन कैसाडिया। कैसाडिया मैक्सिको से अगर आप इसको लिंक करते हैं तो एज़टेक सिविलाइजेशन में ऑल द वे बैक टू द 16th सेंचुरी बनाई जाती थी और मेज़ और ख़ास तौर पे कॉर्न वगैरह को उसका ये एक पहले ये आउटर रोटी जैसी बनती थी और उसके अंदर ये डाल देते थे। लेकिन कैसाडिया द लफ्ज़ यानी जो लफ्ज़ है उसका लफ्ज़ी मायने है समथिंग लिटिल चीज़ी। तो इसमें हम देख सकते हैं आपने तो लिटिल नहीं बहुत सारी चीज़ डाली है। बिल्कुल, मैंने इसमें रेड चेडर चीज़ ऐड की है। हमने सबसे पहले चिकन को बॉईल कर लिया है सारे स्पाइसेस डाल के और उसके बाद बस पहले स्प्रेड की है हमने मेयो के साथ और केचप के साथ क्रीम। फिर उसके बाद हमने मतलब मीट डाला है, व्हाटएवर आप चिकन यूज़ करें या बीफ यूज़ करें। फिर छोटे छोटे टमाटोज़ हैं क्यूब्स में और कॉर्न्स हैं और उसके बाद ये रेड चेडर चीज़। एब्सोल्युटली। तो आपको ये मैक्सिकन फ्लेवर्स तब तक नहीं आएंगे जब तक इसमें चंकी टमेटोज़ और कॉर्न ना हो। कॉर्न और चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हल्का सा बटर ऐड किया हाँ पैन में और दोनों साइडों से इसको, और फिर उसके बाद इसको अगर आप इस तरह बनाते हैं थोड़ा मैंने सा कट रैप किया है। की तरह तो बहुत अच्छा बनता ये है। मैंने कट किया। किफ़ायत शारी भी ना पूरा ही ना खा जाए ना कोई ज़रा आधा आधा खाएं आराम आराम से, हौले हौले। रोज़ा अच्छा, भी है। बड़ी मज़ेदार हम एक ड्रिंक बनाएंगे जो कि बनेगी रूह अफ़ज़ा से ज़बरदस्त। और जो कि मशरूब मशरक है, लेकिन उसके साथ हम ऐड करेंगे जो मिल्क हमें चाहिए वो हम ऑलपर्स का यूज़ करेंगे। Oh, cool. UHT ट्रीटेड और 28 क्वालिटी टेस्ट से पास होने के बाद हमारे पास पहुंचा है और इसका इकोनॉमी पैक भी है 50 रुपए का। मुझे ये बताएं कि इसका रेशो बेस्ट क्या होता है सलमा, बिकॉज मैं अक्सर सोच रही होती हूँ कई लोगों के यहाँ आप ये दूध वाला शरबत पिएं तो लगता है जी वो दूध पत्ती की तरह सिर्फ दूध में ही शरबत डाला गया है, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि किफ़ायत शारी में जितना दूध उतना ही पानी और फिर उतना ही शरबत। इसका रेशो क्या है? अच्छा, इसके अगर विंटर्स हैं और आपने रोज़ा खोलना है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता, तो आपने क्या करना है, दूध लिया, आपने रूह अफ़ज़ा ऐड किया और उसके साथ बर्फ़ ऐड कर ली, थोड़ा सा वो पानी थोड़ा सा वो मेल्ट हो जाएगी बर्फ़ उसके साथ। लेकिन समर्स के अंदर हम स्पेशली कहते हैं एक आप इसमें तुख्मे बलंगा ज़रूर ऐड करें क्योंकि वो ठंडा होता है। फिर आप दूध ऐड करेंगे तो आप जितना आपने दूध ऐड किया उससे हाफ क्वांटिटी पानी ज़रूर ऐड करें और उसको चिल्ड करें, फिर उसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करें। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो टॉर्टियाज़ होते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये बनते हैं थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, हमारे मसाला डोसा टाइप नहीं होता जब ये थोड़ा सा लिक्विड में बना हुआ होता है। तो अगर आपको ये नहीं बनाना था, नॉट टू वरी, आपको होल व्हीट में और इसके अलावा वाइट व्हीट में ये आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। दे आर सॉफ्ट, जैसे इन्होंने कहा कि हल्का सा बस आप उसको करें। आप इसमें मांडा और रोटी जो होती है पतली वाली वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे चावल के आटे की रोटी बनती है ना, उसमें ज़रा सा मसाला ऐड करें। चावल का आटा इसमें इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि वो थोड़ी देर बाद सख्त हो जाता है, तो इसलिए मैंने ब्राउन टोटियाज यूज़ की। बिल्कुल होल व्हीट एंड आप ये देख सकते हैं, न्यूट्रिशनस। ये इसकी लुक है। ये जी देखिए ये तैयार हो गया। इसको आप चाहें तो आधा कर दें अगर आपके घर में और कोई स्पेशल सालसा गेस्ट हमने है तो बना आप उसको लिया साथ है दे इसके दें। साथ, Quite बस cool। अब हम प्लेटिंग करेंगे। अच्छा, आज हमने कैसाडिया बनाया है और फिर चिकन के समोसे। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, अब हम करते हैं, एक और रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। आई थॉट के थैंक यू सलमा, आई कम बैक टू यू। हम ड्रिंक के टाइम पे वापस आएंगे और हमारे साथ अब जो मौजूद हैं इनके बारे में अक्सर बात होती रहती है सोशल मीडिया पे, एंड ही यूजुअली कम्स अप विद समथिंग विच इज़ ऑ इंस्पायरिंग, क्योंकि लोग जहाँ इनके जो कंटेंट है उसको इग्नोर करके नहीं रह सकते। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कंफर्म जन्नती, कभी शादी से रिलेटेड बातें, यूथ आपको बड़ा फॉलो करती है, आपको पता है ना। रमज़ान मुबारक आपको। खैर मुबारक। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आप आज ज़रा बात कर लेते हैं ताज़ा तरीन जो इनका कंटेंट आया है। कलाम कहेंगे इसको, क्या वो, हाउ शुड आई एड्रेस इट? कलाम नज़्म। कलाम कहेंगे, नज़्म कहेंगे। इसमें इन्होंने तरकीब दी है एक दफ़ा फिर सबको रोज़ा रखने की। तो सबसे पहले आपको उसकी झलक दिखाते हैं, फिर इनसे पूछेंगे कि इंस्पिरेशन क्या थी और किस तरह सोचा इस नज़्म के बारे में। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, बताएं ज़रा इसकी कहानी बताएं, ये कैसे सोचा, कब सोचा, रमज़ान से फ़ौरन पहले सोचा या ये किस तरह इंस्पायर हुए? 1 महीने से वर्क जारी था। ओके। पहले ही बता चुका हूँ आपके प्रोग्राम में कि पूरी टीम है मेरी प्रोडक्शन, तो हम लोग सोचते हैं कि यार क्या चीज़ नहीं लेकर आएँ, और बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो
कोई ना कोई बता ही रहा होता है, यार इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। तो इसमें मैसेजेस हैं, हर शेयर में इसके मैसेज हैं। क्योंकि जो रमज़ान में हम चीज़ें देखते हैं, लड़ाई झगड़े, गुस्से पर काबू ना पाना, और कहते हैं रोज़ा लग गया, मतलब ये तो एक ऐसा वर्ड हो गया है आम ज़िंदगी में, बस जिसको गुस्सा आ गया वो रोज़ा लग गया है। रोज़ा क्यों लगेगा, तुम खुद को खुद लग गए हो। तो रोज़ा जो है वो तो इंसान को जो है ना वो ताकतवर बनाता है, गुस्से को दूर करता है। सही। तो बस सोचा कि कुछ नया करें, फिर किसी ने कहा इसमें जो है ना तोते को भी डाल दें, तो फिर उसको बड़ी मुश्किल से लेकिन सिखाया मैं भी। समझना चाहती हूँ, जब तुम ये सोच रहे होते हो, ये नज़म कंटेंट जिसमें यंगस्टर्स भी इसको लाइक करते हैं, बच्चे इसको बड़ा फॉलो करते हैं, बड़ी कैची सी ट्यून होती है, ऑडियंस कौन है, या सिर्फ बच्चों के लिए बनाते हो ये नज़में? न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन। क्योंकि जो है ना हमारे जो नौजवान तबका है वो जिस चीज़ को फॉलो करेगी इस वक्त, तो मेरे ख्याल से बड़ी तब्दीली आ जाती है उससे ना। असल तब्दीली तो नौजवानों से है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट नौजवानों तक जाए और वो इस मैसेज को लें। जो मेम्बर्स जो है मीम्स बनाते हैं वो फिर आकर सेल्फियाँ बनवाते हैं, बोलते हैं अब पूरा सुना है हमने, हाँ। आपने मैसेज दिया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे नात हैं, मैं उनमें से एक हूँ कि जिनकी आवाज़ आम जनरेशन तक यानी न्यू जनरेशन और आम पब्लिक तक पहुँच रही है, और बड़ी खुशी भी होती है। और ऐसी चीज़ें करने, यूनिक चीज़ें करने के लिए मैं बसा होगा जानबूझ के भी कर लेता हूँ। लेकिन ओल्डर ताकि उन तक जनरेशन जब पहुंचे। नाराज होती है, डॉक्टर मोइज़ आपने इनका भी नज़म सुनी, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए बात तो बड़ी सुलझी हुई, बड़ी प्यारी बात है, लेकिन अक्सर जो हमारे ओल्डर जनरेशन है उनको इख्तिलाफ होता है कि नहीं ये ज़्यादा हो गया। मेरे ख्याल में अंदाज की वजह से होता है। जैसे यंग जनरेशन डेफिनेटली इस किस्म की मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट और लय और ताल और सुर और अल्फाज पसंद करती है, चाहे रब्त ना हो। मगर पुरानी जनरेशन इसकी आदी नहीं है, तो उनके लिए शायद राख रखाव, तमीज़, तहजीब, किस तरह बंदा खड़ा है, मूवमेंट ना हो, फिर काफिया मिलना, ये सब चीज़ें, वो शायद इस वजह से फ़र्क पड़ता है। मगर मुझे ये बताइए, एज लॉन्ग एज कोई चीज़ आपके दिल को लगती है, हाँ। और वो आपको कोई एक्शन प्रॉम्प्ट करती है कि यार मैंने कल से रोज़ा रखना है, मिसाल के तौर पर, अब वो चाहे इनकी वजह से हो या किसी और की वजह से हो। अच्छा, वो ज़बरदस्त रिकॉल लेके आते हैं डॉक्टर मोइज़, यानी आपको कुछ और याद रखे ना रखें, और बहुत सारी अच्छी बातें सीखी हैं, लेकिन रोज़ा रखो तो ऐसे रखो कि अल्लाह खुश हो। आई थिंक दैट्स अ प्रीटी वेरी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग लाइन एंड पॉजिटिव मैसेज है ना। हाँ। जो लोग आजकल के बच्चे, क्योंकि दे वांट कि डिफरेंट कोई चीज़ हो, कैची चीज़ हो, वरना दे डोंट एक्चुअली, उनको अगर आप कोई पुराना दिखाएंगे तो वो कहेंगे क्या है, तो वो उसको उनको कैच करने के लिए इट्स गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज। गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज। या सिर्फ मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, वक्त हमारे पास बड़ा कम होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो वजह शोहरत बना, सबसे पहली नज़म कन्फर्म जन्नती, इसने मीम्स भी बहुत सारे बनाए, लेकिन कन्फर्म जन्नती हम चाहेंगे कि एक दफ़ा फिर आपसे सुने अभी जी बिल्कुल के साथ। और जो लोग समझते हैं कि जी ये तो बैक एंड पे ज़रा नोक पलक सही करके होता है, हमने देखें आपको लाइव सुनवाया है, आवाज़ बहुत अच्छी है, आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंदाज़ बिल्कुल अपना है और निराला है, और यकीनन बहुत सौ को भाता भी है। बहुत शुक्रिया यासिर यहाँ पे मौजूद होने का। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, इनसे गुफ्तगू जारी भी रहेगी और हमने बढ़ना है सलमा की तरफ भी। लेकिन हमारा जो बड़ा टॉपिक है आज का, द बिग डिस्कशन टुडे इज़ ऑल अबाउट रिग्रेट्स, तो उस पर भी बातचीत जारी रहेगी। आप अपनी कॉल्स, अपने मैसेजेस हम तक पहुँचा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं डॉक्टर अरीज, यासिर सोहरवर्दी और डॉक्टर मोइज़, और यकीनन बात कर रहे हैं रिग्रेट्स के हवाले से भी। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये बात भी की कि रेजिग्नेशंस, आइडियल की तलाश, डिवोर्स, बच्चे, फैमिली राइट टाइम पे स्टार्ट ना करना, ये कुछ मेजर कंसर्न्स हैं जो लोगों के जहन में होती हैं। और इसके अलावा एक और लेटेस्ट आया, किसी यंगस्टर ने हमें कहा कि बहुत अच्छा आइडिया था जी, टाइमिंग भी परफेक्ट थी, लेकिन अभी कभी टाइम को वेस्ट करते रहे और अपना कारोबार शुरू नहीं किया। इस बात का भी पछतावा है। डॉक्टर मोइज़ क्या कहेंगे, पछतावे को करेक्ट कर लिया जाए? इस तरह की कोई चीज़ जो हम समझते हैं कि एक लाइफ के फेज से एसोसिएटेड है, ज़िंदगी का वो दौर गुजर गया तो शायद अब वो वक्त वापस नहीं आ सकता, ऐसे सिचुएशन में क्या करें? देखिए, अगर पछतावे का ताल्लुक इंसानी मामलात या इंसानी रिश्तों से है
तो वो पछतावा अगर नहीं होता तो वो एक चीज़ क्रिएट करता है। उसके ऊपर एक हदीस पाक भी है कि इंसान, हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, उसको कहते हैं, वो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है आपका। सही। अब जब आपको रियलाइजेशन होता है थ्रू पछतावा के जो अच्छा काश ही हो जाता, उस वक्त आपको 2 काम करने होंगे। नंबर 1, पहला स्टेज जो होता है वो होता है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं गलत था, मुझसे गलती हुई, या मैं सुस्त था, या मैंने चीज़ों को गलत समझा। तो पहली चीज़ एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जिस वक्त इंसान ये आदतन कर ले कि जब उससे कोई काम गलत हो वो उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ले, इसका मतलब है आप वो अपनी इस्लाह कर सकता है, क्योंकि उसे एहसास है, अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है ना कि गलती हुई, गलती होगी। अच्छा, एहसास हुआ गलती होगी। दूसरा स्टेप, उसको अंडू करने की कोशिश करें। अच्छा, अंडू कैसे करें? फॉर एग्जांपल, अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो उनसे बात करे, पर्सनली फेस टू फेस बात करे और कहे कि मुझसे ये गलती हुई और उससे माफ़ी मांगे या जो कुछ हो सकता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा जैसे कारोबार की आपने बात की, या किसी ने गुस्से में आके जॉब छोड़ दी, अब वो तो अंडू नहीं हो सकता। अक्सर लोग पहुंचते हैं फिर मुफ्ती साहब के पास या किसी से सलाह मशवरा करने के, जी गुस्से में तलाक दे दी। भाई तो गुस्से में ही होता है ऐसे मामला, प्यार मोहब्बत में तो कोई तलाक नहीं देता। अब ये वो चीज़ें जिसमें आप अंडू नहीं कर सकते जब तक कोई तीसरा शामिल ना हो। मुफ्ती साहब हो या उलमाए कराम हो, वो रास्ता बताते। हमें सिर्फ ये समझना है कि पछतावा होने का मतलब है आपकी नफ्स की एक कैफियत है, लवामा कहते हैं, वो जिंदा है। अगर पछतावे बंद हो गए तो ज़मीर मर गया, फिर तो आप डूबे, ख़त्म। तो आपने उसमें भी एक पॉजिटिव एंगल निकाला है। यासिर, आप क्या कहोगे? कभी लाइफ में कोई रिग्रेट, यानी कभी कभार तो गुस्सा आता होगा ना कि जब बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कभी सोचा था यार नहीं करना चाहिए था, शायद रिग्रेट हुआ था? हाँ, मतलब मैंने कुछ गलत तो नहीं किया कि मुझे पछताना पड़े। हाँ। मैं क्यों लूँ, और मैं इस चीज़ को इग्नोर करता हूँ तभी आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं इसको देखने लग जाऊँगा तो मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ इस मामले में। तो पछतावा, कमेंट्स पढ़ते ही नहीं हो जो नेगेटिव आते हैं? मैं पढ़ना ही छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, वजह भी ये है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ तनकीद के बगैर तो आप नहीं रह सकते। बिल्कुल। और फिर ऐसी चीज़ों पर अल्लाह माफ़ करे, अब वो उनकी प्रोफाइल पर मैं गया हूँ जो लोग तनकीद करते हैं, वॉल्स पे जाता हूँ, वो सारी फिल्में, ड्रामे और ऐसी चीज़ें, गाने वगैरह शेयर कर रहे होते हैं सब, और इतने मुल्ला नसीरुद्दीन के साहबजादे बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहने पर मजबूर हूँ, मतलब यानी वजह ये है कि चलो आप इतने बड़े मौलवी होने हैं, या फिर 100% बात ये की है। और मैं ये भी देख रही थी कि हाँ, दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें हर चैनल पे मुख्तलिफ रमज़ान रिलेटेड नशरियात हो रही है, उसमें भी जाहिर सी बात है आज की मॉडर्न डे चीज़ों को देखते हुए रखा जा रहा है। होस्ट भी हैं, उलमाए कराम भी हैं, तमाम तरह के फ्लेवर्स दिए गए, उसके नीचे भी लोग इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, एंड यू आर केटरिंग टू द सेम ऑडियंस। तुम्हें क्या लगता है, सोशल मीडिया एक स्ट्रेंथ है या ये एक बहुत बड़ा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है? मतलब अच्छी चीज़ तो है, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को जो है ना, वो मिसाल के तौर पर कपड़ा है, अब उस कपड़े से अगर कोई जायनमाज बना ले या टोपी बना ले तो वो मुक़द्दस हो जाता है, वो अच्छी हो जाएगी, वो चीज़ अच्छी, वो कपड़ा अच्छा हो गया। अब अगर उससे कोई पोंछा बना लेता है, कोई जो है ना वो डस्टर बना लेता है, डस्टिंग वगैरह करता है उससे, तो वो चीज़ जो है ना मायने उसके ख़त्म हो गई। तो हर चीज़ जो है ना वो अच्छी भी है और बुरी भी है। हम अच्छे हों तो हर चीज़ अच्छी है, हम बुरे हो गए तो हर चीज़ बुरी हो जाएगी। सुपर, आई थिंक ब्रिलियंटली पुट। अरीज, आप क्या कहेंगी ख़वातीन के हवाले से जो पछतावे होते हैं? मुझे लगता है कि एक ख़ातून का पर्सनली बहुत चीज़ों पे पछतावा ज़्यादा नहीं होता, उसको लोग इस पे अवेयर करते हैं। अगर आप ही की फील्ड की बात की जाए, अगर किसी ने अपने आप को लुक आफ्टर करना बंद कर दिया है, ख़ातून के बाल ख़राब हो गए हैं, स्किन पे तवज्जो नहीं दे रही है, वज़न बढ़ गया है, तो अपने आप से ज़्यादा लोग मलामत कराते हैं, इस पर पछतावा दिलाते हैं। एक मैं एज ए मदर मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं ना, आई फील समटाइम्स मुझे भी ये चीज़ फील होती है। हम लोग जब न्यू मदर्स बनते हैं ना तो हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, एंड वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम स्ट्रेसिंग अबाउट कि सोया नहीं, बच्चा बीमार हो गया, इसको खाना, एंड वी लूज़ दैट टाइम जो बच्चे के साथ स्पेंड करने वाला होता है। मेरे पास आके खुद भी कहती हैं यार वो इन्जॉय नहीं किया था बच्चा, अब बड़ा हो जाता है फिर दूसरों के बच्चों को प्यार कर रहे हैं। तो ये बड़ा रिग्रेट होता है मदर्स को, बिकॉज हम लोग जो वे चीज़ें नहीं होंगी ना, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उनके ऊपर टाइम वेस्ट कर देते हैं। जो बच्चा है जिसका हमें टाइम स्पेंड करना, उसकी मोमेंट्स एंजॉय करनी है ना, वो नहीं एंजॉय करते हैं।
तो आप वो समझती हैं कि दूसरों को अगर अपने जहन में स्पेस दी जाए, यानी दूसरे का ओपिनियन अपने ओपिनियन से ऊपर रखा जाए, तो लाइफ में रिग्रेट्स बढ़ प्रायोरिटीज जाती अपनी हैं। सेट नहीं करते ये। और ये रिग्रेट की बात होती है, हम लोग इवन अगर आप देखें कुछ ऐसे फादर्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ऑफिस में लगा देते हैं एंड दे डोंट स्पेंड टाइम विद फैमिलीज, उनको भी लेटर ऑन रिग्रेट होता है, बच्चे पढ़ के बाहर चले गए, कोई शादी हो गई, कोई चला गया, तो दे फील कि हाँ ये हमने टाइम वेस्ट कर दिया। अच्छा, एक शख्स जिसको किसी भी, यानी जिसको कॉन्फिडेंस को अपने इतना बुलंद रखना होता है कि उसको लाइफ में कभी रिग्रेट ना हो, वो शख्स है जो किचन में होता है, क्योंकि उसकी रेसिपी में कुछ ख़राब भी हो जाए ना, नमक ज़्यादा पड़ जाए, तो वो आगे से कहता है रखा है, इसका ऐसे ही फ्लेवर होना था, ये सब कुछ बाय डिज़ाइन है, ऐसे ही होना था। कॉन्फिडेंस होना ये चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई पछतावा नहीं है, जला नहीं है। आज मैंने ब्राउनीज नहीं, आज मैंने ब्लैकीज बनाई है, आज मैंने आलू गोश्त नहीं, आज मैंने कालू गोश्त बनाया है। तो बहुत ज़रूरी है इस तरह का कॉन्फिडेंस, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, लाइट हार्टेड गुफ्तगू भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और नज़म जो यासर की बहुत मशहूर हुई वो शादी से रिलेटेड है, और बाय द वे पेंडेमिक में भी पाकिस्तान रुक नहीं रहा। कल इस पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि टिल डेथ डू अस पार्ट, और लोग ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि चाहे तकरीब छोटी ही क्यों ना हो जाए, शादियां ज़रूर हो रही हैं, लेकिन क्योंकि रमज़ान है और अभी हमने ये नज़म आपको तोते और यासर की आवाज़ में सुनाई, अब हम चाहते हैं कि सिर्फ यासर की आवाज़ में अगर ये सुने। यासर, योर लेटेस्ट नज़म अबाउट रोज़ा, अगर उसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें एज़ वेल, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे उलमा इकराम के साथ और उनसे भी पूछेंगे कि पछतावा, रिग्रेट, इससे एक मस्बत सोच हम हासिल कर सकें, ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली ला सकें, इसके लिए दीन हमारी रहनुमाई कैसे करता है। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।